आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क के बारे में जो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार आप न्यूज़ में देख रहे हैं, यानी कि ईरान। ईरान जिसका पुराना नाम था फारस या उसे पर्शिया भी कहते थे। ईरान का पुराना नाम था वो था पर्शिया यानी कि फारस। फारस बहुत बड़ी सल्तनत थी, अजीम सल्तनत थी। जैसे इस टाइम यूएसए, रशिया और चाइना है, ऐसे ही उस टाइम पे फारस और रोम सुप्रीम पावर्स थी पुराने ज़माने में। और ईरान की तहज़ीब बहुत कदीम तहज़ीब है। ईरान की सिविलाइजेशन दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। जब नॉन दुनिया में जब लोग आबाद थे तो यहाँ पे भी लोग आबाद थे। तो शुरू में यहाँ पे लगभग 3000-4000 BC के आसपास यहाँ पर एलमाइट्स रहते थे। फिर इसके बाद 2000 BC के आसपास यहाँ पर नॉर्थ साइड से यानी कैस्पियन सी की तरफ से आर्य जाति के लोग यहाँ पे आके बसने लगे। इसमें पार्थियंस थे और ये पर्शियंस थे, सेगोडियंस थे। तो ऐसे 4-5 ग्रुप वहाँ पर आके बस। साइरस द ग्रेट थे, तो इनकी कई चीज़ें मिलती हुई हैं जुल्करनैन से। इनका जिक्र सूरह कहफ में भी है। और इन्होंने इनकी जो हुकूमत थी वो लीडिया और मीडियम जीता था। इसके अलावा और भी मेसोपोटामिया भी जीता हुआ था। तो ये एक दुनिया के बड़े बादशाह थे और फातह आज़म थे। और ये तौहीद परस्त भी थे। इनका कोई भी सबूत ऐसा नहीं मिलता है कि ये बुत परस्त हों या आतिश परस्त हों, ऐसा कुछ नहीं था। जबकि उस टाइम पर ईरान का जो मेन मज़हब था वो ज़ोरोस्ट्रियन यानी पारसी मज़हब था, यानी वो आग को और सूरज को पूजा करते थे। इस साइरस द ग्रेट के बारे में ये इंकिशाफ हुआ और ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने ये बात तहकीक की और बताया कि साइरस द ग्रेट ही ज़ुल्करनैन है। कि साइरस द ग्रेट से बहुत ही चीज़ें मुशाबहत है, बहुत चीज़ें मिलती हैं। ज़ुल्करनैन जो जिनका ज़िक्र कलाम पाक में है, जो बहुत फातह आज़म थे, दुनिया में बादशाहत उनकी थी। और जो साइरस द ग्रेट यानी कि खुसरो जिन्हें कहा जाता है, जो अकेमेनिड एम्पायर की नींव रखी थी, हखामनी वंश की नींव रखी थी साइरस द ग्रेट। तो बहुत सी चीज़ें उनकी मिलती हुई हैं। और उन्होंने मीडिया और लीडिया और मेसोपोटामिया सब जीता हुआ था। तो ये फातह आज़म थे। इनकी हुकूमत यहाँ सिंध तक पूरब में, उधर वेस्ट में मिस्र के आसपास तक, यानी कि रेड सी इधर, और उधर नॉर्थ में यूरोप तक इनकी हुकूमत थी। और ग्रीक से लड़ाई होती रहती थी। तो लगभग मतलब कहने का मकसद ये है कि पूरे वो एक फातह आज़म थे और विश्व विजेता थे। तो उन्हीं के बारे में कलाम पाक में जिक्र है। ये बात लगभग पक्की है कि साइरस द ग्रेट ही जो थे वो ज़ुल्करनैन थे। क्योंकि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट को हम लोग समझते थे, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आज़म वो मैसेडोनिया के रहने वाले थे, यूनान के यानी ग्रीस के रहने वाले थे। और वो एक आतिश परस्त कौम से थे। जो ज़ुल्करनैन है वो एक नेक बादशाह थे, वली थे। और उनका जिक्र कलाम इलाही में है, जिन्होंने दीवार बनाई थी याजुज माजुज को रोकने के लिए। यानी सिविलाइजेशन है, बहुत पुरानी है और हमेशा से इसका बहुत असर रहा, बहुत बड़ी पावर रही। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पहले अकेमेनिड्स थे, यानी कि साइरस द ग्रेट ने जो उसकी नींव रखी थी। फिर सिकंदर द ग्रेट ने आके उसको ख़त्म किया। उसके बाद वहाँ पे फिर साइथियंस की फिर हुकूमत हुई ग्रीस के बाद। फिर उसके बाद पार्थियंस, फिर उसके बाद जो था सैसनिड्स की हुकूमत थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सैसनिड्स की ही हुकूमत थी। और परवेज़ खुसरो वहाँ का यानी खुसरो सेकंड वहाँ का बादशाह था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसे कसरा कहा जाता था। उस ज़माने में टाइटल कसरा, वहाँ के राजा को कसरा कहते थे, रोम के बादशाह को कैसर कहते थे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त भी लिखा था ईरान के ही बादशाह को, यानी फारस के, उस टाइम फारस ही नाम था। तो परवेज़ खुसरो को एक ख़त लिखा था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तौहीद यानी कलमा दावत दी थी। उसे इस बात पर गुस्सा आ गया था कि उसका नाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद ख़त में लिखा हुआ था। तो एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन रफ़ाहा इस ख़त को लेके वहाँ गए थे। उसने बहुत ही वहाँ पे तौहीन-आमेज़ तरीके से बात की थी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त पैगाम जो था फाड़ दिया था। तो ये बात सहाबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज़ की कि हज़रत अब्दुल्लाह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बताई कि उसने ख़त ऐसे फाड़ा। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि उसके भी सल्तनत के ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ, उसकी सल्तनत के कई टुकड़े हो गए। और फिर ईरान कभी बड़ी पावर नहीं बन पाया। और इसके बाद फिर मुसलमानों ने भी ईरान को जीत लिया। और लेकिन ईरान के जो कल्चर था वो बना रहा।
और अरबों ने उन पर अपना कल्चर नहीं थोपा। हमेशा ईरानियन कल्चर से लोग इन्फ्लुएंस रहे, चाहे वो अफगानी हों, चाहे टर्क्स हों, चाहे कुर्ड्स हों, चाहे रोमन्स हों, चाहे अरब्स हो, सब ईरानी कल्चर से इन्फ्लुएंस ज़रूर हुए। मुगलों के टाइम पर फ़ारसी जो थी वो मेन हिंदुस्तान की भाषा थी, मेन लैंग्वेज थी। और जो हम लोग के अक्सर नाम भी जो होते हैं, जैसे मेरा ही नाम दानिश है, तो ये भी फ़ारसी का ही लफ्ज़ है। तो पर्शियन नेम बहुत हम लोगों में रखे जाते हैं, मुसलमानों में ख़ास तौर से सिंधी भी रखते हैं और मुस्लिम्स तो रखते ही हैं। पर्शियंस में यानी फ़ारसियों में एक से एक उलमा, एक से एक स्कॉलर्स हुए, एक से एक साइंटिस्ट हुए और एक से एक राइटर्स हुए, हिस्टोरियंस हुए, बहुत ही आला दर्जे के लोग हुए और बड़े बड़े हुक्मरान भी गुजरे। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी ही थे, जो ये सहाबी वो भी फ़ारसी ही थे, जैसे उनके नाम में ही सलमान फ़ारसी है। तो और इसके अलावा हमारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा नुमान बशीर का उनका नाम था। तो जो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वो भी ईरानी ही थे। और इमाम बुखारी के बारे में भी कहा जाता है वो भी ईरानी थे। और इमाम मुस्लिम के बारे में थोड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन उनको भी कहा जाता है कि वो भी ईरानी थे। और बहुत से ऐसे ईरानी स्कॉलर्स, ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ईरान कल्चर बहुत ही हमेशा से ऊंचा कल्चर है। तो 47 साल उसके हो गए हैं जो नई इस्लामिक क्रांति हुई थी उसके, तो अभी 11 फरवरी को मनाई गई है। और ईरान और यूएसए को तो आप देख ही रहे हैं, कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन ईरान भी झुक नहीं रहा है। और ईरान हमेशा से ही ताकतवर रहा और हमेशा उसका इतिहास ये रहा है कि वो जल्दी झुका नहीं है और बहुत ही शानदार इतिहास ईरान का रहा है। और इसी बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, इसको आप मुलाज़ा फरमाइए। कहानी शुरू होती है प्राचीन फारस से, जिसे पर्शिया भी कहते हैं। ये सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दुनिया की उन शुरुआती सभ्यताओं में से एक था जिसने बाकियों की नींव रखी। तो देखिए, 550 ईसा पूर्व में साइरस द ग्रेट ने पहले फारसी साम्राज्य की नींव रखी। ये इतना बड़ा था कि 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। फिर सदियां बीती और 224 ईस्वी में सस्सानिद साम्राज्य खड़ा हुआ। ये उस वक्त की दुनिया का सुपर पावर था, टक्कर देने वाला सिर्फ एक रोमन एम्पायर। अब आप इसकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि जब 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने उनके राजा खुसरो परवेज को एक खत भेजा और भविष्यवाणी की कि तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, तो ये बात किसी के लिए भी यकीन करने लायक नहीं थी। पर कुछ ही दशकों के अंदर ये भविष्यवाणी सच हो गई। और यहीं से इतिहास एक ऐसा मोड़ लेता है जो सबको चौंका देता है। एक महान ससानिद साम्राज्य का पतन और उसके बाद एक पूरी सभ्यता का बदल जाना। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। 2 सुपर पावर्स, ससानिद और बाइजेंटाइन, सदियों से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, लेकिन कोई जीत नहीं पा रहा। और फिर अचानक रेगिस्तान से एक नई ताकत उठती है और 10 साल से भी कम में पूरे के पूरे ससानिद साम्राज्य को खत्म कर देती है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री के उन लम्हों में से है जो बिल्कुल सरयाल लगते हैं। इसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये जीत मिलिट्री थी, लेकिन धर्म का मामला थोड़ा अलग था। ऐसा नहीं था कि रातों रात पूरा ईरान मुस्लिम बन गया। नहीं, इसमें करीब करीब 300 साल लगे। देखिए, जो शुरुआती उमैयद शासक थे, उनके लिए साम्राज्य फैलाना ज्यादा जरूरी था। लेकिन जब अब्बासिद आए तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां अरब और गैर अरब में कोई फर्क नहीं था, सबको बराबर माना जाता था। और इसी वजह से ईरान के लोगों ने शांति से, बिना किसी जबरदस्ती के, बड़े पैमाने पर इस्लाम को अपनाना शुरू किया। और जब फारिस इस्लाम का हिस्सा बना तो उसने सिर्फ इस्लाम को अपनाया नहीं, बल्कि इस्लाम को एक नई शक्ल दी। ये वो दौर था जब ईरान सुन्नी इस्लाम का इंटेलेक्चुअल और कल्चरल सेंटर बन गया। कह सकते हैं इस्लाम का दिमाग। ये जो हदीस है, ये फारसी कल्चर की ज्ञान के लिए जो भूख थी उसे दिखाती है। तो जब इस कल्चर ने इस्लाम को अपनाया तो उसने अपनी पूरी की पूरी बौद्धिक ताकत, अपना सारा ज्ञान इस्लाम को समझने और समझाने में लगा दिया। ये वाकई एक जबरदस्त मेल था। अब जरा इन बड़े बड़े नामों को देखिए। सीबावेह, जिन्होंने अरबी ग्रामर के नियम बनाए, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, जिनकी हदीस की किताबें सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानी जाती हैं, इमाम अबू हनीफा, इस्लामिक कानून के सबसे बड़े इमामों में से एक, अल-गज़ाली, इस्लाम के सबसे बड़े दार्शनिकों में से, रूमी और हाफिज, जिनकी शायरी आज भी दुनिया पढ़ती है। पता है इन सब में क्या कॉमन था? ये सब के सब फारसी थे। लगभग 1000 साल तक ईरान ही सुन्नी इस्लाम का धड़कता हुआ दिल और दिमाग था। तो फिर सवाल ये है कि अगर सब कुछ ऐसा था,
तो आज का ईरान इतना अलग क्यों है? कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आता है जब एक शख्स और उसका राजवंश ईरान की धार्मिक पहचान को जबरदस्ती हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है ये एक आदमी, शाह इस्माइल। ये सफविद वंश का फाउंडर था तो बहुत करिश्माई, लेकिन उतना ही बेरहम। देखिए, जब वो सत्ता में आया तो उसने एक पॉलिटिकल फैसला लिया। उसका सबसे बड़ा दुश्मन और पड़ोसी था ऑटोमन साम्राज्य, जो कि सुन्नी था। तो शाह इस्माइल ने सोचा कि ऑटोमन से अपनी अलग पहचान बनाने और उन्हें चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पूरे ईरान का मजहब ही बदल दिया जाए। इस बात को समझने के लिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 1500 में यानी शाह इस्माइल के आने से ठीक पहले ईरान की लगभग 95% आबादी सुन्नी थी, शिया 5% से भी कम, मतलब ना के बराबर। और फिर सिर्फ 150 साल बाद तस्वीर देखिए, पूरी तरह से उल्टी। 95% शिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये इतिहास के सबसे तेज और सबसे क्रूर, जबरदस्ती किए गए धर्म परिवर्तनों में से एक का नतीजा था। तो सवाल है, ये हुआ कैसे? ये बदलाव शांति से तो बिल्कुल नहीं आया। सफवीदों का तरीका बहुत सोचा समझा और बेरहम था। सबसे पहले सारी सुन्नी मस्जिदों और उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। फिर सभी को मजबूर किया गया कि वो पब्लिक में पहले 3 खलीफाओं को बुरा भला कहें। जिस भी स्कॉलर ने ऐसा करने से मना किया, उसे या तो मार दिया गया, या जेल में डाल दिया गया, या देश से ही निकाल दिया गया। और क्योंकि ईरान में शिया आलिम थे ही नहीं, तो उन्हें लेबनान जैसी जगहों से बुलाया गया ताकि एक नया धार्मिक सिस्टम खड़ा किया जा सके। चलिए, अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे चलते हैं 20th सेंचुरी में, एक ऐसी घटना की तरफ जिसने आज के ईरान को शक्ल दी। और इसी घटना ने अमेरिका और ईरान के रिश्तों में वो जहर घोला जो आज तक कायम है। साल था 1951। ईरान में उस वक्त 2 बड़ी ताकतें थीं। एक तरफ थे मोहम्मद मोसादेक, जो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने थे। वो चाहते थे कि ईरान का जो तेल है उस पर ईरान के लोगों का हक हो, इसलिए उन्होंने तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का फैसला किया। और दूसरी तरफ थे शाह, जो वंशानुगत राजा थे। वो चाहते थे कि तेल पर विदेशी कंट्रोल बना रहे। तो कहानी आगे कैसे बढ़ी? 1951 में मोसादेक चुनाव जीते और उन्होंने ब्रिटिश पेट्रोलियम से तेल इंडस्ट्री छीनकर उसे नेशनलाइज कर दिया। ये बात ब्रिटेन को बर्दाश्त नहीं हुई। 1952 में विंस्टन चर्चिल ने अमेरिका से मदद मांगी कि मोसादेक को हटाया जाए। और फिर 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर ऑपरेशन अजाक्स चलाया। ये एक कामयाब तख्तापलट था। मोसादेक को हटा दिया गया और शाह को वापस एक तानाशाह बनाकर गद्दी पर बिठा दिया गया। और बदले में अमेरिकी कंपनियों को ईरान का तेल मिल गया। ये जो ऑपरेशन अजैक्स था, ये उस वक्त नई नई बनी CIA के पहले बड़े सीक्रेट ऑपरेशनों में से एक था। मिशन बिल्कुल साफ था, लोकतांत्रिक सरकार को गिराओ, शाह को पूरी ताकत के साथ वापस लाओ और ईरान के तेल पर फिर से अपना कंट्रोल जमाओ। बस इसे एक घटना ने ईरानी लोगों के दिल में अमेरिका और पश्चिम के खिलाफ एक ऐसी नफरत भर दी जो आज तक मिट नहीं पाई है। और अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं। ये जो 1953 का तख्ता पलट था, इसका सीधा कनेक्शन है 1979 की इस्लामिक क्रांति से। कह सकते हैं कि 1953 में जो चिंगारी लगाई गई थी, उसी ने 26 साल बाद पूरे देश में आग लगा दी। तख्ता पलट के बाद शाह ने अगले 25 सालों तक ईरान पर तानाशाही की। वो अपनी शानो शौकत के लिए बदनाम था। इसकी एक मिसाल देखिए। 1971 में फारसी साम्राज्य की 2500वीं सालगिरह पर उसने एक पार्टी दी। उस पार्टी का खर्च था करीब $300 मिलियन। आज के हिसाब से ये $1 बिलियन से भी ज्यादा बनता है। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब ईरान के बहुत से लोग भूखे सो रहे थे। ये अमीरी का बेशर्म दिखावा लोगों के गुस्से को और भड़का रहा था। इसीलिए जब 1969 में इस्लामिक क्रांति हुई तो वो सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। नहीं, वो एक जालिम तानाशाह के खिलाफ पूरे देश का गुस्सा था। एक ऐसा तानाशाह जिसे सब अमेरिका की कठपुतली मानते थे। उस वक्त धार्मिक, सेक्युलर, हर तरह के ईरानी एक साथ आ गए थे क्योंकि उन सब का एक ही दुश्मन था, शाह, जिसे 1953 में अमेरिका ने उन पर थोपा था। और यहीं आकर हम अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। ईरान का ये जो 2500 साल का इतिहास है, साम्राज्यों के बनने बिगड़ने से लेकर धर्म को जबरदस्ती बदलने तक और विदेशी दखलंदाजी से लेकर क्रांति तक,
ये सब हमें एक बात सिखाता है कि जब नेता, चाहे वो धर्म के नाम पर राज करें या ताकत के, जब उनकी नीतियां फेल होती हैं तो उसकी कीमत कौन चुकाता है। ईरान की कहानी हमें यही सोचने पर मजबूर करती है